नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आरके कोचिंग सेंटर में। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको हम देखेंगे आज। जैसे हमारे पास कोई लूप है, लूप बोले तो कुंडली, हमारे पास कोई कुंडली है, उसी के अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कुंडली है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली की त्रिज्या ए है। इससे x दूरी पर इस कुंडली के अक्ष पर ही कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर से समझेंगे। हमारे पास एक कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली की त्रिज्या a है। इस कुंडली के केंद्र से इसी के अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके केंद्र और इस P पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो x है। समझ आया होगा। अब इस पूरी कुंडली के कारण इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं ज्ञात कर सकते। हमें इस कुंडली पर एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा। उस अल्पांश के कारण हम देखेंगे कि इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जब इस अल्पांश के कारण इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी कुंडली के कारण इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। आइए देखते हैं। इस कुंडली पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया और ये अल्पांश क्या है? dl। इस dl को इस P पॉइंट से मिला दो, मिला दिया और मान लिया कि ये दूरी जो है वो r है। इसके बीच बनने वाला कोण इसको मान लिया अल्फा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस dl और इस r के बीच में कोण कितना है। तो देखो इस dl की डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान से समझना। dl की डायरेक्शन वही होगी जो इस लूप में धारा की डायरेक्शन है। तो अब ये हमारा लूप है, यहाँ पर हमने एक dl काटा है और धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो देखो ये हमारा लूप है, यहाँ dl है और धारा ऐसे बह रही है। तो ये कहाँ जा रही है? अंदर की ओर। देखो ये धारा बह रही है तो ये यहाँ से बढ़ी 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 तो कहाँ जाएगी? अंदर की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है r। r बोले तो ये वाली लाइन। इसके बीच में हमें कोण देखना है कितना है। तो इसके बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे? आइए दिखाते हैं। देखो ये हमारा है dl की डायरेक्शन और ये है r। r किधर है? इस डायरेक्शन में। तो देखना ये है हमारा dl और ये है हमारा r। ये है हमारा dl और ये है हमारा r। तो बीच में जो एंगल बना वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर जो कोण बनेगा dl और इस r के बीच में वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे इस dl के कारण इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बायो सेवर्ट के नियम से हम देखेंगे। बायो सेवर्ट के नियम से देखना, बायो सेवर्ट के नियम से क्या आएगा? dB बराबर जो मिलेगा हमें म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ठीक है, ये किसके नियम से हमने निकाला? बायो सेवर्ट के नियम से। ये चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो इसको थोड़ा और व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री और अपान में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आई था, यहाँ भी आई है, यहाँ dl था, यहाँ भी dl है, यहाँ r था तो यहाँ भी r ही है, लेकिन यहाँ थीटा था और इसमें थीटा के स्थान पे 90 है। ठीक है, तो अब साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। ये आया dB कहां पर? P पॉइंट पर। इस dl के कारण इस P पॉइंट पर जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आया dB वो क्या है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसकी दिशा देख लेते हैं किधर होगी।
तो अब दिशा देखते हैं, इस डीएल के कारण जो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या है, दाएं हाथ की हथेली के नियम में ये है कि ये हमारा अंगूठा है, देखो ये हमारा दाएं हाथ है और ये है दाएं हाथ का अंगूठा। तो अब इसमें अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो इस दाएं हाथ के अंगूठे को उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा डीएल होगा, और इन उंगलियों को उस तरफ फैलाएंगे जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हथेली जिस दिशा में धक्का लगाने के लिए रेडी होगी उसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। आइए देखते हैं, देखो डीएल कहाँ है, अंदर की ओर, बताया ना धारा जा रही है अंदर, तो धारा की डायरेक्शन में ही डीएल होता है। तो अब जब धारा अंदर जा रही है इसका मतलब डीएल भी कहाँ है, अंदर है। अब देखो ये अंगूठा गया धारा की दिशा में, ये उंगलियां कहाँ है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली धक्का लगाने के लिए किस दिशा में रेडी है, नीचे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है सर, अब नीचे होगा बट कैसे होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, सभी तो नीचे है कि ऐसे होगा, ये सभी तो नीचे ही है, ये भी डीबी ये भी डीबी, कौन सा डीबी ले, क्योंकि नीचे तो सभी आ गए। तो यहां पर हमारे दाएं हाथ की हथेली का नियम फेल होता है। क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डीबी का डायरेक्शन नहीं मिल पाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायो-सेवर्ट के सदिश नियम को याद करना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसका सदिश रूप हम लिखेंगे, उससे हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। आइए देखते हैं बायो-सेवर्ट का सदिश रूप क्या है। तो देखना ये है बायो-सेवर्ट का सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर डीबी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपान में आर क्यूब। ये होता है बायो-सेवर्ट का सदिश रूप। अब इसमें देखना इससे कैसे डायरेक्शन मालूम पड़ेगी। तो बच्चों इसके सदिश रूप से हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगा डीबी का, उसके बारे में विचार करते हैं। तो सोचना, जब कभी भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता है तो उससे जो तीसरा सदिश मिलता है, तीसरा सदिश बोले तो उन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्ट मिलता है वो उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों वेक्टरों के लंबवत होता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। मतलब इधर समझो, ये डीबी किसके कारण आया, इस वेक्टर डीएल और इस वेक्टर आर के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये डीबी कैसे प्राप्त हो रहा है, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। जब कभी भी कोई वेक्टर दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त होता है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन उन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन के लंबवत होती है। मतलब ये जो डीबी है वो डेल डीएल और आर दोनों के लंबवत होगा। ये डीबी की डायरेक्शन किधर होगी, तो डीएल से भी लंबवत होगी, आर से भी लंबवत होगी। समझ में आ गया। हथेली के नियम से क्या पता चला कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नीचे होगा, बट कैसे होगा वो किसने बताया, बायो-सेवर्ट के नियम के सदिश रूप ने बताया कि जो डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री पर होगा। किससे 90 डिग्री पर होगा, आर से, और ये तो हम जानते हैं कि नीचे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो अब समझना, हथेली के नियम से क्या हुआ कि डायरेक्शन नीचे होगा, और इससे क्या पता चला हमें बायो-सेवर्ट के सदिश रूप से कि डायरेक्शन होगा जो उसका वो इस आर से और इस डीएल से 90 डिग्री पर होगा। अब यहाँ पे डीएल तो है नहीं बट आर है, इससे 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र हम बनाते हैं। ये आया डीबी, इससे ये 90 डिग्री पर है, मतलब ये एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हमारा 90 है। अब क्या करेंगे, इसमें एक और डीएल काटना पड़ेगा। सर क्यों, एक ही लूप में दो डीएल क्यों काटने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इस लूप में दो स्थान पर, दो स्थान बोले तो इस लूप में दो जगह पर धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो रही है। कैसे, देखो यहाँ पे धारा की दिशा कैसे है, अंदर, और इस पॉइंट पे जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर धारा की दिशा कहाँ है, बाहर की ओर है। देखो ये लूप है, यहाँ पे है डीएल, इधर गई धारा, ऐसे जा रही है, इधर गई, और यहाँ पर इस पॉइंट को देखना, ये है लूप, और यहाँ पर धारा फिर से लौटी है, तो कहाँ जाएगी, इधर। एक धारा इधर गई, एक इधर, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए जहां पे धारा अपना मार्ग बदल रही है,
एक दूसरे के विपरीत हो रही है, वहां पे हम मुझे डीएल फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फिर से ले लिया एक डीएल। ठीक है, इस डीएल को भी इस पी पॉइंट से जोड़ दो। ये एंगल 90 था तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डीएल बाहर की ओर है। अब डीएल बाहर की ओर है, देखो ये डीएल है बाहर की ओर, हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, इस पी पॉइंट पर। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। डीएल और अच्छा ये दूरी आर है तो ये भी दूरी आर है। तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं आर और डीएल के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। और इसके कारण, इस डीएल के कारण भी इस पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आया होगा। वो कहाँ आएगा, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो देखो डीएल की दिशा में ये अपना थंब करेंगे, मतलब अंगूठा, और ये उंगलियां कहाँ फैलाएंगे, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो हथेली किधर बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऊपर। अच्छा ऊपर होगा। अच्छा अब ये सिमिट्री है, ये क्या है, सिमिट्री है। सिमिट्री बोले तो सममिति के कारण। सममिति के कारण हम क्या देख सकते हैं कि ये डीबी इससे 90 डिग्री पर है, तो ये जो होगा, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर आया है वो इसके इस जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। मतलब ये जो डीबी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो डीबी आएगा, ये जो डीबी आएगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। समझ आ गई, तो ये हो गया डीबी। अच्छा अब हमें ये यहां पे मालूम पड़ा कि इस पी पॉइंट पर 2 डीबी आ गया, मतलब 2 चुंबकीय क्षेत्र आ गया, एक इस डीएल के कारण, एक इस डीएल के कारण। और जब कभी भी किसी पॉइंट पर 2 सदिश कार्य कर रहे हो, सदिश बोले तो चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, जब कभी भी किसी पॉइंट पर 2 सदिश कार्य कर रहे हो तो वहां पर सदिशों का परिणामी निकाला जाता है। और सदिशों का परिणामी निकालने के लिए हमें सदिशों का वियोजन करना पड़ता है। इसका मतलब इस डीबी का हम वियोजन करेंगे। आओ वियोजन करके देखते हैं। देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले तो क्षैतिज घटक, वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो ऊर्ध्वाधर घटक। अच्छा अब हमें ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक ज्ञात करना है, उससे पहले हमें इसके बीच में कोण पता होना चाहिए, तभी हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकाल सकते हैं। अच्छा ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है सर। अब यहां से ध्यान से देखो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से समझना। यहां से ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90। ठीक है सर। यहां से ये एंगल कितना है, 90 है सर। अच्छा ये पूरा एंगल ले लूं तो, ये पूरा एंगल पे ध्यान देना, तो यहां से यहां तक 90 था और इसको भी ले लिया तो 90 प्लस अल्फा हो गया। इस 90 प्लस अल्फा में से अगर मैं ये घटा दूं, ये बोले तो ये 90 है, तो इस 90 प्लस अल्फा में से अगर मैं ये 90 घटा दूं तो कितना बचेगा, इसी एंगल के बराबर बचेगा। मतलब 90 प्लस अल्फा में से अगर मैं 90 घटा दूं तो कितना बचेगा, अल्फा। मतलब ये एंगल कितना होगा, अल्फा। और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अब इसका देखो, इसके कंपोनेंट को लिख देते हैं। ये डीबी है और बीच में एंगल अल्फा है, तो ये डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा और ये भी डीबी कॉस अल्फा हो जाएगा। ये क्या होगा, ये डीबी साइन अल्फा हो जाएगा। समझ में आया। अब ये डीबी कॉस अल्फा, ये डीबी कॉस अल्फा एक दूसरे के विपरीत है और परिमाण में बराबर है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देगा, निग्लेक्ट कर देगा। तो हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बचा वो किसके कारण आएगा, डीबी साइन अल्फा के कारण आएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। यहां पर जो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी साइन अल्फा होगा। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर गड़बड़ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका अगर हम सदिश वियोजन करेंगे इस डीबी का, तो इसके कारण ये डीबी साइन अल्फा आएगा। इसका भी वियोजन करेंगे तो इसके कारण भी तो डीबी साइन अल्फा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 डीबी साइन अल्फा होना चाहिए, लेकिन सर ने तो एक ही लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पे 2 डीबी साइन अल्फा लिख रहे हो तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन अभी करोगे, इसी को इंटीग्रेट करके तो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। भाई ये छोटे डीएल के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया है उसी का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इस डीएल के कारण तो आया है। पूरे लूप के कारण अगर मुझे चाहिए तो इसी को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, जो हम बता रहे थे यहाँ पे 2b, अगर 2dB ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप 2dB साइन अल्फा ले रहे हो तो इस लूप को इस आधे लूप के बराबर इसको इंटीग्रेट करना, आधे लूप तक ही इंटीग्रेट करना। क्यों सर? क्योंकि एक ही लूप में हमने 2 बार डीएल लिया है। अब एक ही लूप में अगर 2 बार डीएल लोगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को आपको एक ही रखना पड़ेगा, एक के कारण ही। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। किसको? डीबी साइन अल्फा को। हमने मान लिया हमारा जो नेट आया, हमारा जो नेट डीबी आया, नेट वो किसके इक्वल है? तो वो है डीबी साइन अल्फा के इक्वल। इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे लूप के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो डीबी नेट है इसको इंटीग्रेट कर दें और इस डीबी साइन अल्फा को इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीबी बहुत बड़ा हो जाएगा तो बी हो जाएगा। समाकलन का मतलब ही यही होता है कि अगर किसी चीज को आप समाकलित कर रहे हो तो उसका मान बढ़ जाता है उसकी लिमिट के बराबर। तो ये डीबी बहुत बड़ा होगी, क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इस डीबी का मान यहां से रख दो। डीबी कितना है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आईडीएल अपान में आर स्क्वायर। क्या आया है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आईडीएल बटे में आर स्क्वायर, ये हमें मिला है। और यहाँ पे क्या है? साइन अल्फा। अब इस साइन अल्फा को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा उसका भी रीजन बताऊंगा, पहले इसको आप इतना नोट कर लें, उसके बाद बताते हैं आगे। तो बच्चों ये b बराबर हमें इतना मिला। अब हमने कहा क्या कि साइन अल्फा को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा सर? जब आप किसी चीज को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है किसके सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें किसके सापेक्ष इंटीग्रेट करने की जरूरत है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ेगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? इस डीएल के कारण बढ़ेगा। भाई ये डीएल छोटा सा है, यही डीएल अगर पूरे लूप में आ जाए, मतलब ये जो डीएल है वो लूप के बराबर हो जाए, लूप के बराबर बोले तो लूप के सरकमफ्रेंस के, उसकी परिधि के अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र जो मिलेगा वो पूरे लूप के कारण मिल जाएगा। मतलब हमें इंटीग्रेट किसके सापेक्ष करना होगा? डीएल के। अगर हमें डीएल के सापेक्ष इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो डीएल के अलावा ऐसी कोई भी चीज हमारे फार्मूले में नहीं होनी चाहिए जो डीएल के बढ़ने के कारण बढ़ जाए। तो अगर हम डीएल हमारा बढ़ेगा, बढ़ जाए इससे मतलब नहीं है परिवर्तित ना हो, और कोई चीज परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे डीएल बढ़ेगा तो देखना, अगर डीएल बढ़ेगा तो ये अल्फा चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पे डीएल अभी इतना है, ये बढ़ता गया तो ये अल्फा का मान भी तो चेंज होगा। देखो ये अल्फा का मान भी धीरे धीरे चेंज होगा। यहाँ पे इतना है अल्फा तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। तो अब जब अगर अल्फा चेंज होगा तो साइन अल्फा भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मुझे साइन अल्फा को हटाने की जरूरत है। अब साइन अल्फा को कहां से हटाएंगे? तो ये त्रिभुज आप ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को हम O बोल दे रहे हैं क्योंकि ये कुंडली का केंद्र है, इस पॉइंट को हम Q बोल दे रहे हैं और ये P है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में हम क्या देखेंगे कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा? तो देखना, साइन अल्फा बराबर बोले तो लंब बटे में कर्ण। अच्छा, इसमें लंब क्या है? A और कर्ण क्या है? R, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा? कर्ण होगा, और ये लंब है तो लंब बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो मतलब A अपान में क्या आ जाएगा? R। ठीक है सर, अब साइन अल्फा का मान उठा के यहाँ रख दो तो हमारा B क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा का मान कितना है? ए अपान में आर। तो यहां से जो बन के निकलेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल ए अपान में आर क्यूब, ये मान बन के निकलेगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, ये भी कांस्टेंट, धारा आई का मान ये भी कांस्टेंट, ए क्या है? लूप की त्रिज्या, ये भी कांस्टेंट, आर क्यूब ये भी कांस्टेंट है। तो इन सब टर्म को हम बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करने जा रहे हैं? डीएल का। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई ए अपान में
आर क्यूब और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डीएल का। अच्छा, जब डीएल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, उसकी साइज को बढ़ा देना। अच्छा, डीएल की साइज को अगर बढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा अगर बढ़ा दोगे तो इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि के बराबर हो जाएगा। मतलब ये डीएल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई ए के बराबर। 2 पाई ए, सर 2 पाई आर होना चाहिए, हाँ, यहाँ आर के स्थान पे क्या है, ए, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो ए है। तो अब इस डीएल का जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई ए अपान में आर क्यूब, और ये डीएल जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए, इस पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से बन के निकलेगा क्या, म्यू नॉट अपान में 2 आई ए स्क्वायर अपान में आर क्यूब। इस आर क्यूब को भी हम चेंज करेंगे तो आर क्यूब के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखना इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो आर है वो क्या है, कण है। अच्छा सर, ये कण है तो कण किसके बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, कण बराबर होता है, क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कण बराबर क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ये आधार है, देखना ये एक्स आधार है, एक्स का स्क्वायर। अच्छा सर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अच्छा सर, इस रूट को अगर मैं हटा दूं तो पावर में 1/2 लग जाएगी, ये ध्यान रखना आप। अगर आप कभी भी रूट को हटा रहे हो तो उसके पावर में क्या लग जाएगा, 1/2। अगर आप क्यूब को हटा रहे हो तो उसके पावर लगा देना 1/3। समझ आ रहा है, ठीक है सर। तो आर बराबर इतना आ गया। अब इस आर का मान उठा के यहां पर रख देंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लें, बोर्ड फिर से भर गया। तो यहां तक हम देख चुके हैं। अब इस पे आर का मान रख देंगे, तो आइए रखते हैं आर का मान, म्यू नॉट अपान में 2 आई ए स्क्वायर। अच्छा, आर के स्थान पे हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और चूंकि यहाँ पे आर पे क्यूब है तो हम भी अपने पे आर पे क्यूब लगा देंगे। अच्छा सर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान में 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर आ गया 3/2। ये हमारा आया पूरे लूप के कारण पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र। इस आर को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में ये दूरी नहीं दी होती है। हमें दूरी कौन सी मिलती है, ये लंबवत डिस्टेंस और कुंडली की त्रिज्या मिलती है, इसलिए हमें आर को हटाना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। इतनी बात समझ गए होंगे। इसमें आगे एक पॉइंट और है जिसमें कहते हैं कि जब कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ये तो एक फेरे के कारण निकला ना, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो अब ध्यान से समझना, अगर कुंडली में फेरे की संख्या 1 है तो ये आया, 2 होता तो 2 से इसको गुणा कर देते, कुंडली में फेरों की संख्या 3 होगी तो 3 से गुणा कर देंगे, कुंडली में फेरों की संख्या 4 होगी तो 4 से गुणा कर देंगे। तो अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, इसका मतलब n से गुणा कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र B आएगा वो n, या n आप लास्ट में लिख दो, म्यू नॉट अपान में 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 आई ए स्क्वायर, और यहीं पे बीच में आप n लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो n, और यहाँ पे आई ए स्क्वायर। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्या लिखा है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है, और आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट कर लें आप लोग।